बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI AC, ठीक है, ऑल्टरनेटिव करंट हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। और पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बेटा प्योर सर्किट्स पढ़ाए, फिर मैंने आपको उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कराए बेटा, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, प्योर सर्किट्स हमने पढ़े थे, यानी प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। लेकिन आज हम एक काम करेंगे बेटा, आज हम यहाँ पे इन एलिमेंट्स को एक साथ सर्किट के अंदर बेटा रखेंगे, ठीक है। एंड द रिजल्टिंग सर्किट विल बी कॉल्ड बेटा LRC सर्किट, LCR, व्हाटएवर, जैसे भी आप नाम लेंगे, लेकिन तीनों कंपोनेंट्स को बेटा सर्किट के अंदर रखना है। और उसके ऊपर बाद हम देखेंगे कि वहां पे भी कैसा बिहेवियर होगा। याद रहे, मैं पहले टॉपिक से पहले आपको जनरलाइज करके दूंगा। जैसे हमने बेटा प्योर सर्किट्स में देखा, प्योर सर्किट्स में हमने देखा कि करंट और वोल्टेज की क्या रिलेशनशिप है, किस सर्किट में वोल्टेज लीड करेगी, किस सर्किट में वोल्टेज जो है वो लैग करेगी, वो सब हमने देखा। यहां पे भी जब हम ये तीन कंपोनेंट्स एक सर्किट में रखेंगे, यहां पे भी हमारा काम होगा कि हम यहां पे देखेंगे कि करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या यहां पे भी कोई फेज डिफरेंस होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, और हम ये फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे इस टॉपिक का भी वैसा ही होगा, वैसा ही कॉन्सेप्ट होगा जैसे कि प्योर सर्किट्स का है, लेकिन क्योंकि यहां पे तीनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे बेटा, ठीक है, तो यहां की कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी उनके मुकाबले में डिफरेंट होगी, इन अ सेंस कि यहां पे हम तीनों कंपोनेंट्स के फेजर डायग्राम जो है वो यहां पे स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसी टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ऑल्टरनेटिंग करंट से आती है, इसी सर्किट के ऊपर, क्योंकि मैं तीनों सर्किट, तीनों कंपोनेंट्स को आपको पढ़ाऊंगा। बाद में अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स भी होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टॉपिक कैसे मॉडिफाई किया जाए। इनफैक्ट दो के लिए तो फिर ये बड़ा आसान बन जाता है, मॉडिफिकेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम एक साथ यहां पे तीन कंपोनेंट्स लेंगे और पढ़ेंगे कि सर्किट के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बिहेवियर होगा बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर किसी एग्जाम के लिए, एंड दैट इज बेटा LRC सर्किट, ठीक है। अब ये LRC सर्किट जो है, ये तीन कंपोनेंट्स हम सर्किट में दो तरीकों से रख सकते हैं, या तो तीनों को हम सीरीज में रख सकते हैं, या तो तीनों को हम बेटा पैरेलल में रख सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन वाला LRC सर्किट यहां पे देखेंगे, ठीक है। सो आई विल राइट, टॉपिक है सीरीज ठीक है बेटा, सीरीज LRC सर्किट। तो ये सर्किट कैसा होगा, पहले मैं सर्किट की यहां पे एक डायग्राम दिखाऊंगा, मैं बड़ी सी डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे बेटा एक इंडक्टर लेता हूं, और इस इंडक्टर की इंडक्टेंस L है। इस इंडक्टर को मैं एक रेजिस्टेंस के साथ यहां पे ज्वाइन करूंगा, और उसके बाद बेटा मैं यहां पे एक कैपेसिटर लूंगा। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस यहां पे R है, और इन तीनों को सीरीज में ज्वाइन करके, एक ही रास्ता है जिसको हम बेटा सीरीज बोलते हैं, सीरीज में ज्वाइन करके मैं यहां पे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ बेटा ज्वाइन करता हूं। यह एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, मैंने इस तरीके से यहां पे ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ बेटा ज्वाइन किया, और ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो है, इसका जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से मैं लिखूंगा, E0 sin ओमेगा टी। साइनोसाइडल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हम यहां पे डाल रहे हैं सर्किट्स के ऊपर। प्योर सर्किट में भी हमने डाला था, प्योर रेजिस्टिव में डाला था, इंडक्टिव में, कैपेसिटिव में डाला था, यही था। और हमारा मेन जो टॉपिक था, मतलब मेन एम जो था, वो ये है कि इसके अंदर जो करंट होगी, करंट जो होगी बेटा, उस करंट का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा, यानी क्या करंट लीड करेगी, क्या करंट लैग करेगी। जैसे आपने देखा इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करती है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करती है, तो क्या इस कॉम्बिनेशन में यहां पे करंट लीड होगी या लैग होगी, वो हम बेटा यहां पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमारा वही काम होगा। लेकिन ये जानते जानते कि करंट लीड करेगी या लैग करेगी, करंट का वेव फॉर्म कैसा होगा, ठीक है, ये जानते जानते हम यहां पे और भी बहुत सारी चीजें जो है वो जानेंगे इस कोर्स में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं यहां पे इंडक्टर की बात करूंगा, मैंने आपको पढ़ाया था जब भी आप एक इंडक्टर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसके ऊपर भी वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी, लेकिन इंडक्टर जो होता है उसका बिहेवियर ऐसा होता है बेटा कि इसकी जो करंट है वो EMF को बेटा लैग करती है, यानी करंट पीछे रहती है, वोल्टेज आगे रहती है। तो अगर मैं यहीं पे एक
फेजर डायग्राम बनाता हूं, मैं यहां पे मेन फेजर डायग्राम नहीं है, लेकिन तब भी समझने के लिए अगर मैंने यहां पे बेटा करंट फेजर ऐसे बनाया, मैं हर किसी में करंट फेजर ऐसे बनाऊंगा, तब जाके आपको पता चलेगा वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप है। अगर मैंने इस इंडक्टर के अंदर जो करंट चल रही है उसको मैंने इस फेजर से डिनोट, इस वेक्टर से डिनोट किया, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, दैट वोल्टेज विल बी लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90। दैट मींस बेटा यहां पे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी अहेड ऑफ करंट बाय एन एंगल ऑफ बेटा 90 डिग्री। ये मैंने आपको बेटा पढ़ाया था, ये मैं आपको खाली यहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूं कि हमने प्योर सर्किट्स में क्या देखा था। अगर बेटा इस आर की बात करेंगे, इस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट का फेजर ऐसा होगा बेटा, दिस इज करंट फेजर, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ई आर से, दैट मींस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट विल बी इन फेज, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, दैट विल बी इन फेज विद ईच अदर, ठीक है। तो अगर बेटा ये इन फेज है तो मैंने यहां पे इन फेज बिहेवियर ऐसा दिखाया, और अगर मैं आप कैपेसिटर की बात करूंगा, कैपेसिटर का फेजर भी मैंने यहां की तरफ ही डाला, मैंने करंट फेजर एक ही डायरेक्शन में डाला, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसके अक्रॉस की वोल्टेज, इसके अक्रॉस की वोल्टेज या इसके अक्रॉस की वोल्टेज जो है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है बेटा, ठीक है। तो करंट ऐसे हर जगह पे, लेकिन इसका वोल्टेज यहां पे, इसका वोल्टेज यहां पे, और अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसमें कैपेसिटिव सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो बेटा लैग करती है, ठीक है, और लैग करती है बाय अ फैक्टर ऑफ पाई बाई 2। तो यहां पे वोल्टेज अहेड है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, यहां पे इन फेज है इसमें, और यहां पे जो है वैसा है। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दे आर नॉट इन फेज। इसका वोल्टेज का फेजर ऊपर की तरफ यहां पे, यहां की तरफ है, यानी EL और ER के दरमियान 90 का फेज है, और ER और EC के दरमियान बेटा 90 का फेज है, और EL और EC के दरमियान बेटा 180। देखिए ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो यहां पे ये जो वोल्टेजेस है ये इन फेज नहीं है बेटा। अगर ये इन फेज नहीं है तो आप इन वोल्टेजेस को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। आपने बेटा पढ़ा होगा वेक्टर्स में, अगर हमारे पास वेक्टर्स होते हैं तो उनका जो एडिशन होता है वो किसी लॉ के मुताबिक होता है। आप वेक्टर्स को नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 1 + 2 विल बी इक्वल टू 3। वेक्टर्स अगर ऐड करने होते हैं उनका अपना एक अलजेब्रा है, तो वैसे भी यहां पे जो ये वोल्टेजेस है इनका अपना यहां पे अलजेब्रा होगा, क्योंकि इनके बीच में यहां पे फेज डिफरेंसेस आ रही है। बाय द वे एक बात आपको बताऊंगा, जो ये मैंने वोल्टेज दिया ना आपको अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस रेजिस्टर, ये जो मैंने वैल्यूज लिखे हैं, ये वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकता है बेटा, ठीक है, लेकिन हम क्योंकि आमतौर से आरएमएस वैल्यूज की बात करते हैं तो लेट अस स्पीक ऑफ आरएमएस वैल्यूज। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज लाइक दिस, ठीक है। सो इसी हिसाब से मैं यहां पे कैलकुलेशंस आपको दिखाऊंगा। विल बी कंसीडरिंग वी आर डीलिंग विद आरएमएस, या जनरल में हम वोल्टेज या करंट के साथ यहां पे डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे LRC सर्किट की, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखाता, चलो मैं इसको आज ऐसे नहीं चलाऊंगा, इसको हम ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं यहां पे जो आपको दिखाने वाला हूं वो ये है कि रेजिस्टर के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज देखूंगा, अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, यानी रेजिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा इन अकॉर्डेंस विद ओम्स लॉ इट विल बी इक्वल टू करंट, ठीक है, एंड देन बेटा रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR आपने पढ़ा होगा, तो ओम्स लॉ मैंने यहां पे लिखा, तो अक्रॉस जो यहां पे वोल्टेज होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट विल बी इक्वल टू करंट थ्रू रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे ओम्स लॉ लिखा। इसी के हिसाब से अगर मैं देखूंगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी इक्वल टू करंट थ्रू द इंडक्टर एंड द ऑपोजिशन। जिस तरीके से यहां पे आपने देखा, यहां पे मैंने रेजिस्टेंस लिखा, करंट के बाद रेजिस्टेंस लिखा, ये रेजिस्टेंस जो था इट वाज बेसिकली द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो मैंने R लिखा इन केस ऑफ रेजिस्टर। लेकिन इन केस ऑफ इंडक्टर जो अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगी, दैट विल बी इक्वल टू I इनटू, यहां पे हम लिखेंगे बेटा XL, क्योंकि हमें यहां पे ऑपोजिशन लिखनी है, और आपको पता है इंडक्टिव सर्किट में जो ऑपोजिशन होती है उसको हम XL से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं। ये मैं ओम्स लॉ के एनालॉग, ओम्स लॉ के जैसे का लॉ लिख रहा हूं। इंडक्टर के अक्रॉस की वोल्टेज इज इक्वल टू इंडक्टर के अंदर कितनी करंट है, और यहां बेटा ऑपोजिशन लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से जो कैपेसिटर होगा बेटा, ध्यान से देखेंगे,
इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू एक्सएल, इसके अक्रॉस का वोल्टेज यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा करंट इंटू आर, और इसके अक्रॉस की जो वोल्टेज दैट इज करंट इंटू इसकी रिएक्टेंस दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद रहे करंट सब में सेम है क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। सीरीज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि करंट हर किसी में एक जैसी होगी, यहां पे मल्टीपल रास्ते नहीं है, यहां पे करंट को एक जैसा ही होना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से बेटा यहां पे अगर मैं लिखूंगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है दैट विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये बराबर ओम्स लॉ। इसलिए मैंने पहले इसको लिखा बाद में इसको लिखा ताकि आपको लगे कि ये इसी के जैसे यहां पे है बेटा, ठीक है। अगर ऐसा है बेटा, अगर हम देखेंगे कि इन तमाम, ये तो मैंने इंडिविजुअल दिखाया ई एल ई आर ई सी, ये तो मैंने इंडिविजुअल दिखाया, लेकिन इन सब की कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज जो होगा, ठीक है, इस टोटल वोल्टेज को अगर मैं ई से डिनोट करूंगा टोटल वोल्टेज, तो अगर हम नॉर्मल डीसी सर्किट लेते हैं बेटा, डीसी सर्किट अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो किरचॉफ लॉ के मुताबिक डीसी सर्किट अगर मैंने लिया होता तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज था, इन तीन वोल्टेजेस का सम आपको टोटल वोल्टेज देता बेटा। अगर नॉर्मल डीसी सर्किट की बात, अगर यहां पे रेजिस्टेंस होता, ठीक है, कैपेसिटर, तो टोटल में आप कितनी वोल्टेज दे रहे हैं वो खर्च हो रही है एक एलिमेंट पे, फिर दूसरे एलिमेंट पे, फिर तीन, और तीनों का जो खर्चा होगा, ठीक है, तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उन सबको अगर मैं सम करता हूं तो सम करने पे आपको टोटल वोल्टेज मिलती है। तो यहां पे भी पहले मेरे जहन में आता है कि वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ एल सी एंड आर इन एन एसी सर्किट शुड बी इक्वल टू ई एल प्लस ई आर प्लस ई सी, यानी यहां पे ये होना चाहिए था, लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो टोटल वोल्टेज है it cannot be written simply as the sum of voltage across L, across R and across C। यानी आप इसको तीनों को एक साथ सम करके टोटल वोल्टेज नहीं लिख सकते हैं। इसका रीजन है कि EL और ER और EC जो है, जिनको हमने वेक्टर से, फेजर से डिनोट किया, ये एक ही फेज में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, EL यहां पे ऊपर की तरफ है, ER इसके साथ 90 एंगल बनाता है, EC नीचे की तरफ मजीद 90, यानी इन दो के दरमियान 180 का फेज है, इन दो के दरमियान 90 का फेज है, इन दो के दरमियान बेटा यहां पे 90 का फेज है। तो जब वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल होता है बेटा, अगर एक ही डायरेक्शन में वेक्टर होंगे ना, ठीक है, उस टाइम पे आप नॉर्मल एडिशन कर सकते हैं, लेकिन अगर एंगल मतलब वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा, यू कैन नॉट डू द नॉर्मल एडिशन बेटा। इसीलिए मैंने यहां पे जो आपको दिखाया कि वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, सारी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का जो वोल्टेज है, इट इज नॉट इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ऑल्दो अगर डीसी सर्किट होता वहां पे ये इन तीन के बराबर होता, लेकिन यहां पे तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहां पे फेज डिफरेंस, यहां पे ये लीड हो रहा है, लैग हो रहा है, उसके हिसाब से मैं इसको नहीं लिख सकता हूं। अब सवाल है, सर मान लिया हमने कि आपने बोला ये इसके बराबर नहीं है, तो किसके बराबर है, कैसे निकालेंगे हम? तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं यहां पे एक काम करूंगा बेटा, मैं यहां पे फेजर डायग्राम टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। तो बेटा फेजर डायग्राम टेक्निक जो है, इसीलिए मैं आपको पहले से बोलता था बेटा फेजर डायग्राम, हालांकि आपको पहले लगा फेजर डायग्राम पता ही नहीं क्या नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन आज आपको समझ आएगा फेजर डायग्राम कितनी आसान चीज है, वरना इसमें अगर आप वो वेव फॉर्म वगैरह कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे इट्स ऑलमोस्ट इंपॉसिबल बेटा, ठीक है। तो यहां पे मैं फेजर डायग्राम टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, मैं आगे चलूंगा, मुझे असल में निकालना है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट बेटा, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज किसके तरीके से हम निकालेंगे, इसके लिए बेटा ध्यान से देखो, मैं यहां पे एक फेजर डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, यहां से मैं करंट का फेजर, क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट सेम है, तो करंट जब हर किसी में सेम होगा तो हर किसी का करंट फेजर एक जैसा होगा। मैं करंट फेजर इस वाली लाइन को बनाऊंगा, आप किसी और जगह पे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है समझने के लिए बेटा, ठीक है। दिस इज द करंट फेजर,
नाउ बेटा आपको पता है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इन फेज विद द करंट, चाहे करंट कोई भी है, इंडक्टर के लिए तो एक ही करंट है, लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है बेटा, ठीक है, दैट वोल्टेज इज इन फेज विद द करंट, दैट मींस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो होगा वो करंट की ही डायरेक्शन में आएगा बेटा, इतना तो आसान है। लेकिन अगर हम इंडक्टिव सर्किट की बात या सॉरी इंडक्टर की बात करेंगे, वहां पे जो वोल्टेज है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इसी करंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और वोल्टेज जो होती है दैट इज अहेड ऑफ करंट, दैट मींस यहां पे वोल्टेज लीड करेगी, सो इट विल बेटा EL। दिस वेक्टर जो मैंने ऊपर की तरफ दिखाया, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बेटा, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली अगर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस की वोल्टेज दिखाऊंगा ना, दैट विल बी इक्वल बेटा EC, वो नीचे की तरफ आएगा, हिसाब यहां पे बराबर हो गया। करंट यहां की डायरेक्शन में है, करंट हमारे लिए एक रेफरेंस फेजर बनेगा, मुझे करंट का हिसाब नहीं लगाना था, करंट हमारे लिए एक रेफरेंस फेजर बन रहा है, तो करंट के हिसाब से मैं देख रहा हूं कि इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना लीड कर रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना लैग कर रहा है, तो ये जो करंट का फेजर है इसका हमारी कैलकुलेशन में एज इफ कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन ये एक रेफरेंस फेजर है। इसी करंट की डायरेक्शन में मैंने ER रखा हुआ था, और इसी करंट के यहां पे अहेड मैंने EL लिखा हुआ है, और इसी करंट के लैग में मैंने यहां पे EC रखा हुआ है। आपको मैंने बेटा ये दिखाया हुआ था, यहां पे भी ऐसे ही था, I और ER एक डायरेक्शन में, और इसी I के साथ ये EL 90 बनाएगा, और इसी I के साथ ये यहां पे 90 बनाएगा, लेकिन नीचे की ओर बनाएगा, और इन्हीं तीन चीजों को एक साथ मैंने ऐसे यहां पे दिखाया बेटा। तो अगर आपको समझ आया, हम करंट को फिलहाल छोड़ देंगे, हमारा काम EL, ER और EC के साथ है, हमें देखना है टोटल वोल्टेज, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे दिखाया, टोटल वोल्टेज इनके सम के बराबर नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर आएगा बेटा, तो ध्यान से देखिए टोटल वोल्टेज कैसे आएगा। टोटल वोल्टेज के लिए मैं यहां पे येलो कलर इस्तेमाल करता हूं, हमें इन तीन वेक्टर्स को बेटा ऐड करना है। अब आप 12th क्लास में, आपने 11th क्लास भी पढ़ा हुआ है, तो हम यहां पे जल्दी जल्दी से एडिशन दिखाएंगे वेक्टर्स का। पहली बात बेटा, ये EL ऊपर की तरफ है और EC नीचे की तरफ है, दो वेक्टर जो ऑपोजिट डायरेक्शन पढ़ा होगा। जब दो वेक्टर बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनका जो इफेक्ट होता है वो कैंसिलेशन इफेक्ट होता है, यानी व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री एंगल बनेगा, इस वेक्टर का इसके साथ 180 का एंगल बनेगा बेटा, ठीक है। तो अगर ये ऑपोजिट है तो इन दो का जो नेट होगा दैट विल बी इक्वल टू A माइनस B। अगर A वेक्टर एक है, B वेक्टर एक है, लेकिन अगर ये ऑपोजिट है सो नेट विल बी इक्वल टू A माइनस B। इसी तरीके से बेटा यहां पे EL ऊपर की तरफ है, EC नीचे की तरफ है, जो नेट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू EL माइनस EC और EC माइनस EL। डिपेंड करेगा EL बड़ा है कि EC बड़ा है। अब दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा EL बड़ा होगा, ठीक है, या EC बड़ा होगा, ये तो कुछ भी हो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, EL बड़ा है कि EC बड़ा है। लेकिन एक ना एक चीज तो दिखानी है ना, तो लेट अस सपोज EL बड़ा है और EC बेटा छोटा है। अगर हम एक काम करें, अगर हम EL को छोटा रखेंगे, EC को बड़ा रखेंगे, तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगी फिजिक्स में। हां, डायग्राम जो है इस जगह के बदले इस जगह बनेगा, दैट्स इट। तो हम डायग्राम यहीं पे बनाएंगे। सो लेट अस अज्यूम दैट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज लार्जर देन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो अगर मैं इस EL और EC का यहां पे नेट निकालूंगा, आप देखिए बेटा ये वाला वेक्टर ज्यादा बड़ा है, ये वाला वेक्टर बेटा डोमिनेट होगा, और यहां अगर आपको EL और EC का नेट निकालना है, नेट वेक्टर बेटा ऊपर की तरफ होगा, तो मुझे इस वेक्टर में से ये वेक्टर माइनस करना है। सो लेट अस सपोज ये माइनस करके मुझे जो नया वेक्टर मिल रहा है, ये वाला वेक्टर मिल रहा है, और इट विल बी इक्वल बेटा EL माइनस EC। याद रहे मैंने EL में से EC माइनस किया, मान लीजिए इतना बच गया। सो EL माइनस EC इज द नेट ऑफ EL एंड EC, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि EL बड़ा है। अगर EC बड़ा होता डायरेक्शन कहां की तरफ होती बेटा? नीचे की तरफ होती, ठीक है। अब मैंने EL बड़ा रखा तो यहां पे ऊपर की तरफ आ गया, तो बेटा इन दो वेक्टर्स का काम खत्म हो गया। अब मैंने EL और EC को जमा किया, अब मुझे ER को भी जमा करना इसके साथ, लेकिन EL माइनस EC, अब EL को छोड़ दो, EC को छोड़ दो, अब हमारे पास EL माइनस EC है, ठीक है, और यहां पे ER है जहां पे आप 90 का एंगल है। जब 90 का एंगल होता है तब हम सिंपली माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे प्लस, ऑपोजिट होंगे तो माइनस, जैसे मैंने यहां पे किया, लेकिन जब एंगल
डिफरेंट होगा अदर देन 0 एंड 180, अगर डिफरेंट होगा उस टाइम पे बाज़ाब्ता फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक काम करूंगा, मैं यहां पे EL और EC को जमा करूंगा। तो जमा करने के लिए 90 का एंगल है, जमा करने के लिए आपको बेटा पता है वी यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और द ट्रायंगल लॉ, लेकिन यहां पे मेरे लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा जो है वो सूटेबल रहेगा। याद रहे मुझे इसको ER के साथ जमा करना है, तो मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल करता हूं। सो आई विल बी कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम बेटा ओवर हियर। ये मैंने बेटा यहां पे पैरेललोग्राम डिजाइन किया। Now you know that अगर यहां पे दो वेक्टर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो यहां पे जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। तो अगर मैं यहां पे डायगोनल ड्रॉ करूंगा, this diagonal will represent the sum of EL minus EC and ER, EL minus EC and ER, and I will represent it by E। ये वही E है जो मैंने आपको बताया था कि ये इन तीनों के सिंपल सम के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो E है इट इज बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ EL minus EC and ER, और उसको मैंने यहां पे पैरेललोग्राम लॉ से यहां पे दिखाया हुआ है। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास बहुत रास्ते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल पे था, ये 90 पे था। आप पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आप यहां पे सिंपल वेक्टर एडिशन की फॉर्मूला भी लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, EL माइनस EC, तो ये भी EL माइनस EC आएगा, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं, इट्स EL माइनस EC। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहां पे अगर मैं लिखूंगा दैट E स्क्वायर will be equal to बेटा ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस पाइथागोरस थ्योरम। और आप यहां पे वेक्टर एडिशन का भी लिख सकते हैं, तो हम इसके साथ टाइम जाया नहीं करेंगे, फिलहाल ये ऐसा है। तो देखिए बेटा E जो है इट इज नॉट सिंपली इक्वल टू सम, जैसे मैंने यहां पे बताया था, इट इज नॉट इक्वल टू द सिंपल सम। हां, यहां पे इसके साथ बेटा ऐसी रिलेशनशिप है, मैं इसी रिलेशनशिप को बेटा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। मैं नेक्स्ट बोर्ड पे, क्योंकि मुझे बोर्ड स्विच करने होंगे, मैं नेक्स्ट बोर्ड पे आपको दिखाता हूं कि जो E आएगा दैट विल बी नाउ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेटा ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर। मैंने इसी चीज को यहां पे इसको रूट बनाया, स्क्वायर यहां की तरफ चला गया, एंड देन वी गॉट दिस इक्वेशन बेटा। So E is not equal to ER plus EL plus EC. E is equal to under root of ER square EL minus EC का whole square. This is AC, हम AC में डील कर रहे हैं, और AC में ऐसा हिसाब नहीं लगता है बेटा। आपको बहुत मजा आने वाला है जब हम इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत मजा आएगा। आपको ऐड करना होता है, वोल्टेज देखनी होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें बहुत जबरदस्त मजा आता है बेटा। मेरा जो इमीडिएट नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बेटा, फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर नहीं मैं बोल सकता हूं, 2-3 लेक्चर्स अगर हम देखेंगे दे विल बी सिंपली न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन LCR सर्किट, या कभी दो भी कंपोनेंट हम ले सकते हैं, तो हम फॉर्मूला को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है बेटा। यहां पे अगर ऐसा आ गया, आपको मैंने बेटा प्रीवियस स्लाइड पे दिखाया था कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू दिस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू दिस, तो मैं ये इस्तेमाल करके करंट को निकाल के यहां पे जो R, XL और XC इनको अपनी कैलकुलेशंस में लाऊंगा और आपको नई चीजें भी सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। विच इंप्लाइज आई कैन राइट टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ER के बदले आएगा I इंटू R का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद EL के बदले आएगा I इंटू XL माइनस I इंटू XC, ठीक है, इसका होल स्क्वायर यहां पे आएगा बेटा। अगर ऐसा है बेटा, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां से I स्क्वायर, चलो मैं एक स्टेप बढ़ाता हूं, कोई बात नहीं है, यहां से भी I कॉमन निकलेगा, लेकिन उस कॉमन I के ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि हर किसी चीज के ऊपर स्क्वायर है, तो जब मैंने I को कॉमन निकाला उसका भी स्क्वायर आएगा। सो इट इज बेटा I स्क्वायर, अंदर बचेगा XL माइनस XC होल स्क्वायर। इट इज बेसिकली मैंने I को कॉमन निकाला, अंदर स्क्वायर के अंदर I को कॉमन निकाला और उसी I के ऊपर स्क्वायर बैठा, बाकी जो है वो अपनी जगह पे यहां पे रहेगा। दिस इज E, ये मैंने यहां पे E निकाला बेटा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली
जब मैंने यहां पे E निकाला, इसका मतलब ये है दैट E विल बी इक्वल टू I स्क्वायर, और रूट यहां पे कैंसिल होगा, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, अगर आपको बेटा ये समझ आ गया, ये मैंने ऐसे लिखा, विच इंप्लाइज, अगर आप बेटा इसको प्रीवियस इक्वेशंस के साथ बेटा कंपेयर करोगे, प्रीवियस इक्वेशन ये था वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट इनटू ऑपोजिशन ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू करंट इनटू ऑपोजिशन ड्यू टू इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी किसी भी चीज के अक्रॉस का जो वोल्टेज है दैट इज कैन बी रिटन एज करंट एंड ऑपोजिशन। ठीक है, तो अगर आप यहां पे बेटा ध्यान से देखोगे, यहां पे दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं इसको बेटा यहां पे व्हाइट से लिखूंगा, वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन एंड opposition offered by the whole combination. Now the opposition offered by whole combination in an AC circuit is written by beta Z, and this Z is basically opposition. ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये ऑपोजिशन है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे आपको दिखाया था, ये वोल्टेज है, करंट है, ऑपोजिशन है, वोल्टेज है, करंट है, ऑपोजिशन है। वैसे ही बेटा पूरे सर्किट के अंदर अगर आप देखोगे, ये वोल्टेज है, ये बेटा करंट है, और ये ऑपोजिशन है। इस ऑपोजिशन को, जो कि तमाम एलिमेंट यहां पे अपोज कर रहे हैं करंट को बेटा, इस ऑपोजिशन को हम बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ सर्किट। हालांकि ये आपके लिए नई चीज है बेटा, लेकिन इस इंपीडेंस का यूनिट फिर से ओम ही होता है। क्यों? क्योंकि यह बराबर ओम्स लॉ के एनालॉग फॉर्म में आ रहा है। दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, दिस इज ऑपोजिशन, दिस ऑपोजिशन इज टू बी मेजर्ड इन ओम्स, तब जाके डायमेंशनली ऐसा ठीक रहेगा बेटा। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको नई टर्म दिखाई बेटा। मैं आपको थोड़ा सा यहां पे दिखाऊंगा। दिस इज ऑपोजिशन ड्यू टू रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। ऑपोजिशन ड्यू टू इंडक्टर, दिस इज बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस। Opposition due to capacitor, capacitive reactance. Opposition due to all combination, it is called beta impedance, impedance. तो बेटा याद रहे, एसी सर्किट में जो इंपीडेंस होती है ना, टोटल ऑपोजिशन होती है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर आपने कोई रेजिस्टिव सर्किट होता है बेटा, ठीक है, वहां पे आप टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ऑपोजिशन निकालते हैं, दैट कम्स टू बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इन केस अगर वो सीरीज होगा, अगर पैरेलल होगा तो वहां पे, ठीक है, अभी हम यहां पे सीरीज की बात करें, लेकिन यहां पे जो टोटल ऑपोजिशन है, इट इज नॉट सिंपली इक्वल टू ऑपोजिशन ड्यू टू रेजिस्टेंस यानी R प्लस XL प्लस XC, नो, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर। इट इज नॉट कि टोटल ऑपोजिशन, सर्किट में जो टोटल ऑपोजिशन आएगी करंट की, दैट विल नॉट बी इक्वल टू R प्लस XL प्लस XC, क्योंकि आपको पता है ये तीन ऑपोजिशंस है। नहीं, टोटल ऑपोजिशन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बेटा याद रहे, हम AC पढ़ रहे हैं, AC सर्किट्स में ये यहां पे तब्दीलियां आ रही है बेटा। और आपको डेफिनेटली, मैं आपको इससे पहले भी बोला, जो न्यूमेरिकल, क्योंकि आपके बहुत ही स्पेसिफिक यहां पे इक्वेशंस होंगी। इंपीडेंस कैसा है, टोटल वोल्टेज कैसा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको बेटा बहुत मजा आएगा, क्योंकि कुछ ही इक्वेशंस आपके पास होंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स, लेकिन इसमें बहुत आएंगे बेटा। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से, आई गारंटी यू कि आप किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल जो है वो आप बेटा सॉल्व कर सकते। इनफैक्ट जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो खाली अब न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा। अब इसमें कोई खास टॉपिक नहीं है, एक दो टॉपिक बचे हुए एसी में, ठीक है, जो एक एक लेक्चर में खत्म, या इवन एक लेक्चर में दो टॉपिक भी खत्म हो सकते हैं, बट हमें यहां पे इसके न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान देना है। हम सर्किट्स को सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहां पे आपको इंपीडेंस बताया, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, ठीक है, टोटल इंपीडेंस यानी टोटल ऑपोजिशन जो है वो मैंने यहां पे बता दी,
ठीक, अब हम बेटा आगे चलेंगे। आपको याद होगा, मैं आपको टॉपिक का एम बताता हूं। एम यह है कि मैंने यहां पे एलसीआर सर्किट तो बनाया, लेकिन इस एलसीआर सर्किट में ओवरऑल जो करंट होगी और ओवरऑल जो वोल्टेज होगी, ठीक है, इनके बीच में शाबाश क्या फेज होगा, क्या करंट लीड करेगी कि लैग करेगी, क्या करंट जो है वो लीड होगी या इन फेज होगी, यह हमें देखना है। तो ये सब दिखाते दिखाते मैंने आपको पहले यहां पे इंपीडेंस के बारे में बताया और यह बताया कि हम वोल्टेज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, फेजर डायग्राम निकाल के दी। लेकिन अब हम अपने मकसद पे आते हैं। अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि इस एलसीआर सर्किट में करंट लीड कर रही है कि लैग कर रही है, अगर कर रही है तो कितना कर रही है। ठीक है, तो यहां पे मेरा टोटल वोल्टेज ये है, हमें इसका कंपैरिजन आई के साथ करना है। ई आर खत्म हो गया, ई एल खत्म हो गया, ईसी खत्म हो गया। सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेज है और सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है, इनके दरमियान का फेज हमें बताना है। ठीक है, तो फेज निकालने के लिए मैं यहां पे इस एंगल को फाई मान लेता हूं बेटा। दिस इज द एंगल बिटवीन करंट एंड शाबाश यहां पे टोटल वोल्टेज जो है, मैंने करंट का ईएल के साथ एंगल नहीं बनाया, मैंने करंट का ईसी के साथ नहीं बनाया, क्योंकि वो तो पता, वो तो 90 का था, यहां से भी 90 का था और करंट का ईआर के साथ 0 था। लेकिन अब जो यहां पे टोटल वोल्टेज है और जो टोटल करंट है, इनके दरमियान का जो फेज है, लेट अस सपोज वो फेज किसके बराबर है बेटा, फाई के बराबर है। तो मैं इस फाई को यहां पे कैलकुलेट करना चाहता हूं। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि कब करंट लीड करेगी या कब करंट जो है वो लैग करेगी। फिलहाल मेरी नजर जो है वो इसके ऊपर है बेटा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको ध्यान से देखेंगे आप। इस डायग्राम में एक तो हमें ये इक्वेशन मिली जिससे हम बेटा काम करेंगे, और इसी डायग्राम में मुझे एक और इक्वेशन मिल रही है। ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, और इक्वेशन है बेटा tan ऑफ फाई। मैंने फाई बोला, लेट अस सपोज E एंड I have a phase difference of phi with each other, तो मैंने यहां पे tan of phi लिखा। now tan of phi is equal to perpendicular is EL minus EC divided by ER. This is the second equation from the phasor diagram, और इस सेकंड इक्वेशन से हमें दूसरी बात पता चलेगी कि फेज कितना है क्या नहीं है। ये पहली इक्वेशन है जिससे मैंने इंपीडेंस आपको सिखाया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। मैंने ये इक्वेशंस यहीं पे इसलिए लिखी क्योंकि ये यहां इस डायग्राम से एविडेंट है, ये सीधे डायग्राम से पता चलता है। सो नाउ बेटा tan of phi is equal to EL minus EC divided by R। ठीक है, तो मैं अब इसको अलग से लिखूंगा और इसको बेटा अलग से एनालाइज करता हूं बेटा। ठीक है, तो फेज यहां पे हम देखेंगे, फेज रिलेशनशिप हम देखेंगे सर्किट का, फेज रिलेशनशिप। तो फेज रिलेशनशिप के लिए बेटा हम यहां पे लिखेंगे tan of phi, and tan of phi will be equal to EL minus EC divided by ER. This is the original equation जो मैंने वहां पे लिखी थी, लेकिन अब मैं यहां पे इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूंगा और उसके बाद हर कोई केस डिस्कस होगा बेटा। ठीक है, EL के बदले मैं लिख सकता हूं I into XL, करंट ऑपोजिशन, करंट एंड देन बेटा ऑपोजिशन। ठीक है, एंड देन बेटा करंट एंड देन ऑपोजिशन, दैट इज R। करंट बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास tan phi की जो इक्वेशन बनेगी बेटा, tan of phi की जो इक्वेशन बनेगी, दैट कम्स सिंपली इक्वल टू XL opposition of inductor, that means inductive reactance minus capacitive reactance and then बेटा resistance. This is the equation, and from this equation मैं यहां पे आपको हर कोई केस डिस्कस करके दूंगा। आप बोलेंगे सर क्या केस, तो मैं आपको समझाता हूं बेटा। सबसे पहले स्पेशल केस नंबर 1। नाउ स्पेशल केस नंबर 1, अगर मान लीजिए अगर XL बड़ा होगा बेटा XC से, इस डायग्राम में देखिए, सॉरी इस इक्वेशन में देखिए, अगर सर्किट में XL यानी अपोजिशन जो है इंडक्टर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैपेसिटर, ये उल्टा भी हो सकता है, मैं इसलिए केसेस डिस्कस कर रहा हूं। अगर बेटा XL बड़ा होगा XC से, अगर XL बड़ा होगा XC से, बड़ा माइनस छोटा, आंसर बेटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर बेटा आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब tan of phi जो है that will come out to be equal to positive। इसका मतलब यहां पे जो phi आएगा, phi comes out to be equal to positive बेटा। phi is the angle between E and I, अगर आपको याद होगा, phi जो है that is the angle between E and I। नाउ इस कंडीशन में बेटा phi जो है ये पॉजिटिव आ रहा है,
कब आ रहा है? जब XL XC से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे 5 पॉजिटिव आ रहा है। 5 पॉजिटिव आने का मतलब यह है बेटा कि अगर करंट का फेजर ये था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ था, अगर बेटा करंट का फेजर ये है तो जो वोल्टेज का फेजर होगा, जिसका मैंने यहां पे आपको दिखाया 5 दिखाया, वो 5 यहां पे पॉजिटिव होगा। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव 5 का क्या मतलब है? भाई पॉजिटिव 5 का या पॉजिटिव एंगल का फिजिक्स में मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल, बिकॉज वी टेक पॉजिटिव एंगल्स एज एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल्स होते हैं बेटा क्लॉकवाइज एंगल्स। तो यहां पे मुझे एंटी, क्योंकि पॉजिटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मैंने ऊपर की तरफ जाना है, मींस यहां पे टोटल वोल्टेज जो होगी वो ऐसे होगी, एंड दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंड दैट इज 5. So from this diagram you can see that in such situation जब XL XC से बड़ा होगा, from this situation you can see बेटा that EMF is leading current by I, यानी EMF आगे है, करंट बेटा पीछे है, और कितने एंगल से पीछे बेटा? 5 एंगल से पीछे है। और उस 5 का वैल्यू आप कहां से निकालोगे? 5 का वैल्यू जो है वो आप इस इक्वेशन से निकालते हैं, tan of ∅ XL - XC, ठीक है, डिवाइड बाय R। आप इनके वैल्यूज डालोगे, 5 निकालोगे, और जब 5 का वैल्यू निकलेगा, से फॉर एग्जांपल 5 का वैल्यू 30 डिग्री का आता है, केस ये था XL बड़ा है XC से, 5 का वैल्यू आएगा 30 डिग्री, मींस EMF लीड्स करंट बाय 30 डिग्री। तो फेज निकालने के लिए तो वही इक्वेशन आपको इस्तेमाल हर बार वही करना है, tan phi बाज़ाब्ता वैल्यूज डालने हैं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ phi। लेकिन एक बात तो तय है, जब भी XL XC से बेटा बड़ा होगा, आपका EMF जो है वो बेटा करंट से लीड में होगा। लेकिन अगर आप देखोगे बेटा इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, वहां पे भी वोल्टेज करंट को लीड करता था, याद रहे, प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट को लीड करता था, लेकिन वो बेटा लीड करता था बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। लेकिन यहां पे वोल्टेज करंट को लीड करेगा नॉट बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहां पे कोई भी एंगल हो सकता है, डिपेंड करेगा XL का वैल्यू क्या है, XC का क्या है, लेकिन इतना तो पता है कि वोल्टेज लीड करेगा, 90 से नहीं करेगा, लेकिन ये यहां पे किसी और एंगल से कर सकता है ना। सी में अगर हम यहां पे बोलते हैं कि ये लीड कर रहा है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी वोल्टेज लीड करता है, तो इस केस में जब XL XC से बड़ा होता है वोल्टेज लीड करता है, बराबर वैसे यहां पे प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी कर रहा था, लेकिन वहां पे एंगल डिफरेंट है, यहां पे कुछ और हो सकता है। लेकिन इस सर्किट की मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, इस सर्किट की जो खसलत है वो इंडक्टिव सर्किट जैसी है, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करती है। तो हम बोलते हैं इस केस में कि ये जो LCR सर्किट है, माना हमने ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके अंदर इंडक्टर जो है वो डोमिनेंट है, यानी XL बड़ा है एज कंपेयर टू XC, और वोल्टेज लीड कर रही है करंट को, जस्ट लाइक प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो हम बोलते हैं इस टाइम पे सर्किट जो है ये इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट है। बेटा क्या है? इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है। अगर आपको बेटा ये केस समझ आ गया, आपको बेटा बाकी केसेस भी समझ आएंगे। स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2 में बेटा अगर XC बड़ा होगा XL से, यानी अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, अब अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस शाबाश ज्यादा है, तो इसी फॉर्मूला को बेटा ध्यान से देखो, XC बड़ा है XL छोटा है, छोटे में से बड़ा माइनस करना है, छोटा माइनस बड़ा, आंसर इज बेटा नेगेटिव, ठीक है। तो अगर छोटा माइनस बड़ा करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा, मींस यहां पे आपका tan of phi जो है इज नेगेटिव, और जब भी tan नेगेटिव होता है इसका मतलब एंगल भी नेगेटिव ही होता है, ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है। When angle is negative, tan of phi is again बेटा नेगेटिव, तो tan phi नेगेटिव का मतलब phi is नेगेटिव, तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव एंगल फिजिक्स में होता है शाबाश क्लॉकवाइज एंगल। क्लॉकवाइज एंगल का मतलब यह है कि अगर मैंने यहां पे करंट फेजर बनाया, जैसे मैंने इससे पहले बनाया था, ठीक है, तो अगर आपको बेटा phi बनाना, याद रहे ये कौन सा phi है, ये वाला phi है, लेकिन हमारा phi जो है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब हमें क्लॉकवाइज बनाना है, क्लॉकवाइज मींस करंट से स्टार्ट करके हमें पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, नीचे की तरफ जाना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर मुझे वोल्टेज दिखानी होगी, वोल्टेज बेटा ऐसी दिखाई देगी, दिस विल बी टोटल वोल्टेज, एंड यू कैन सी मैं करंट फेजर से नीचे की तरफ चला गया, दैट मींस नेगेटिव एंगल,
नॉट नीचे नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज एंगल है, ये क्लॉकवाइज है बेटा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आर टेकन पॉजिटिव, सो फाई इज नेगेटिव। तो इस सूरत में अगर आप देखोगे यहां पे वोल्टेज जो है वो लैग कर रही है करंट को, ठीक है, वोल्टेज लैग कर रही है करंट को। किस एंगल से कर रही है वो एंगल हम निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले ही दिखाई, tan phi। tan phi इज इक्वल, वैल्यूज डाल देंगे तो phi पता चलेगा। लेकिन एक चीज हमें यहां पे ये पता चली कि यहां पे वोल्टेज जो है वो बेटा यहां पे लैग करेगा, ठीक है, वोल्टेज लैग करेगा। और आपको पता बेटा प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग करता है, लेकिन वहां पे 90 के एंगल पे करता था, यहां पे किसी और एंगल पे करेगा लेकिन लैग करेगा। यानी यहां पे जब ये एलसीआर सर्किट हम लेते हैं विद दिस कंडीशन की कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो यहां पे जो इस सर्किट का बिहेवियर है ये किसी हद तक प्योर कैपेसिटर जैसा ही होता है, क्योंकि वहां पे बराबर यही रिलेशनशिप होती है। हाँ, फेज एंगल डिफरेंट आता है, तो इस केस में हम बोलते हैं ये एलसीआर सर्किट जो है ये कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट है बेटा, कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। तो अभी आपने देखा एलसीआर सर्किट में बेटा ईएमएफ लीड भी कर सकता है, ईएमएफ लैग भी कर सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अभी मैंने लास्ट केस डिस्कस ही नहीं किया, ये केस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बनेगा और इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी जब मैं आपको 2-3 दिन के बाद रेजोनेंस टॉपिक एक पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस मैं इस टाइम पे टच नहीं करना चाहता हूं। बट अगर अब एक ही सूरत बचती है, अगर बेटा XL XC के बराबर होगा, बड़ा भी देखा कम भी देखा, लेकिन अगर बराबर होगा बेटा, ठीक है, तो अगर बराबर होगा उस टाइम पे क्या होगा, सीधी बात है tan of phi will be equal to 0। कैसे? क्योंकि वहां पे था ना XL minus XC, तो जब वो सेम होंगे तो माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो tan phi will be equal to 0। इसका मतलब यह है कि phi जो होगा that will be equal to बेटा 0, phi will be equal to 0। यानी इस केस में अगर मैंने यहां पे करंट का फेजर बनाया है तो टोटल वोल्टेज का फेजर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस, दैट मींस करंट एंड वोल्टेज विल बी इन फेज, जैसे कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होता है बेटा। यानी इस केस में आपका जो एलसीआर सर्किट है ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि एक सिंपल प्योर रेजिस्टर है। आपने एसी जो है वो आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस लगाई है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, इस वाले केस की बता रहा हूं, स्पेशल केस की, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे फाई यहां पे 0 आ गया, ये इन फेज आ गए, ये तब हो गया जब XL और XC के बराबर आएगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो कितना यहां पे जबरदस्त, कितना इंपॉर्टेंट यहां पे है। इस टाइम पे जो मैं केस 3 दिखा रहा था, इस टाइम पे सर्किट की जो इंपीडेंस यानी टोटल ऑपोजिशन होगी दैट विल बी इक्वल आर स्क्वायर, तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि XL XC के बराबर है ना, जो मैंने अभी केस 3 दिखाया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टोटल ऑपोजिशन विल बी इक्वल टू आर, दैट मीन सर्किट में ऑपोजिशन कौन देगा, खाली रेजिस्टेंस देगी। ये मैं तीसरे केस का आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब बेटा XL XC के बराबर होगा उस टाइम पे बेटा EL और E जो है यहां पे EC, ठीक है, वो भी यहां पे सेम आएंगे, क्योंकि बाकी तो करंट दोनों में सेम है बेटा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, जब XL भी सेम XC ये दोनों सेम है, I भी यहां पे सेम है, तो EL और EC भी सेम आएगा। जब बेटा EL और EC सेम आएगा, ध्यान से देखिएगा, जब EL और EC बेटा सेम आएगा तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट विल बी इक्वल, ये तो 0 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस बेटा रेजिस्टर। यानी तीसरे केस में जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, तीसरे केस में ये एक सिंपल रेजिस्टिव सर्किट का बिहेवियर दिखाता है। पहले दो केस में इंडक्टिव डोमिनेशन, कैपेसिटिव डोमिनेशन, कैपेसिटिव सर्किट के जैसा, इंडक्टिव सर्किट के जैसा, लेकिन इस वाले केस में प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। नाउ व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट जब मैं यहां पे तीनों केसेस को देखता हूं, केस नंबर 1 ईएमएफ लीड कर रहा है, केस नंबर 2
ईएमएफ जो है वो बेटा लैग कर रहा है। केस नंबर 3, ईएमएफ जो है वो फेज में है। इसका मतलब एलसीआर सर्किट की अगर मैं बात करता हूं, इस एलसीआर सर्किट में जो करंट होगी, मैं करंट को ऐसे लिख सकता हूं दैट करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस बेटा फाई। दिस इज माई फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन में मैंने ऐसा क्यों लिखा? ठीक है, ईएमएफ तो आपको पता था, दैट वाज इक्वल टू ईएमएफ वाज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब आप एलसीआर सर्किट में ई नॉट साइन ओमेगा टी डालते हैं तो उसके अंदर जो करंट होती है वो बेटा, उसके अंदर जो करंट है वो लीड भी कर सकती है, लैग भी कर सकती है, और जीरो फेज भी यानी ओमेगा टी खाली भी आ सकता है। इसीलिए मैंने यहां पे प्लस माइनस लिखा। प्लस लीड हो गया, ठीक है, या प्लस एक चीज है, माइनस यहां पे एक चीज है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे फाई जीरो भी आ सकता है। सो इसीलिए करंट जो है एलसीआर सर्किट में, इट कैन लीड वोल्टेज, इट कैन लैग वोल्टेज, और इवन इट कैन बी इन फेज विद द वोल्टेज। प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे, ईएमएफ लीड, प्योर कैपेसिटिव ईएमएफ लैग 90 का एंगल, ठीक है। आर की बात करेंगे तो ईएमएफ इन फेज, लेकिन एलसीआर सर्किट में लीड भी हो सकता है, लैग भी हो सकता है, जीरो फेज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सर्किट के कंपोनेंट्स पे, एक्सएल एक्ससी के वैल्यूज पे ये डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक जो मैंने यहां पे आज आपको पढ़ाया, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे साहब। मैंने आपको ये फेजर डायग्राम, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैंने सारा फेजर डायग्राम पे निकाला, ठीक है। तो यहां पे आपने जो ट्रायंगल देखा, इस ट्रायंगल के ऊपर मैंने लिखा tan ऑफ फाई, ठीक है, tan ऑफ फाई, वी गॉट दिस इक्वेशन। मैं एक और इक्वेशन भी यहां पे लिख सकता हूं बेटा, एंड इक्वेशन इज बेटा cos ऑफ फाई। इसी डायग्राम के साइड पे तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, ये वाली tan फाई, cos फाई वाली। cos मीन्स बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नाउ दैट इज इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। दीज आर द थ्री इक्वेशंस फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम आई वांट यू टू रिमेंबर। तो tan फाई तो आपको समझ आ, क्योंकि सारा टॉपिक tan फाई पे ही था, मैंने आपको बताया लीड लैग वगैरह जो भी है। अब बोलेंगे सर cos फाई, मैं cos फाई पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, खाली आपको प्रिपेयर करके रखूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन cos फाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलो नाम बता देता हूं, इसको हम बेटा पावर फैक्टर बोलते हैं, लेकिन जब मैं आपको पावर पढ़ाऊंगा ना, पावर ऑफ एसी सर्किट, उस टाइम पे ये इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। तो मुझे पता है एज टीचर की ये है, ये इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको यहां पे इन एडिशन दिखा रहा हूं cos फाई। तो सुनिए बेटा, cos फाई इसके बराबर आ गया, तो देखिए बेटा tan फाई, this is very important point as far as numericals are concerned। अगर हम tan फाई की बात करते हैं बेटा, that is EL माइनस EC डिवाइडेड बाई ER, और जिसको मैंने करंट का दिखा के आपको अल्टीमेटली दिखा, इट इज XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ठीक है। ये तो मैंने दिखाया ही था। ऑल्सो अगर मैं cos फाई की बात करूंगा, विच इज इक्वल टू ई आर बाई ई, ठीक है, इसको भी बराबर ऐसे ही करेंगे, दिस इज करंट इंटू आर डिवाइडेड बाई करंट इन द होल सर्किट, ये टोटल ईएमएफ है, टोटल वोल्टेज है, सो करंट इन द होल सर्किट एंड देन बेटा जेड। सो आई एंड आई कैंसल, इट इज आर बाई जेड। चलो मैं अलग से लिखता हूं, मैं करंट को क्यों निकाल, क्योंकि करंट तो कॉमन है, तो न्यूमेरिकल्स में भी अगर देखेंगे तो वहां पे भी कैंसिल होने वाला है, तो मैं बेसिक कंपोनेंट्स में अपनी इक्वेशन को डाल रहा हूं। नाउ इमेजिन वी हैव अ ट्रायंगल, ये वही ट्रायंगल है असल में जो मैंने आपको फेजर में दिखा, बट मैं एक नया ट्रायंगल यहां पे बनाऊंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाऊंगा। इमेजिन दिस एंगल, दिस ट्रायंगल हैज अ फेज ऑफ फाई, सॉरी एंगल ऑफ फाई, ठीक है, एंड हम यहां पे tan और cos, tan मींस परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इज R,
एंड कॉस इज बेटा आर बाई जेड. सो आई हैव डिजाइन्ड अ ट्राइंगल. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके साइड्स सर्किट कंपोनेंट्स की ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्सएल माइनस एक्सी जेड फाई फेज एंगल के साथ. ठीक है, एंड दीज आर द पॉसिबल रिलेशंस. अब जो ट्राइंगल मैंने यहां पे बनाया ना बेटा, इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं इंपीडेंस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल से हम कैलकुलेशंस बेटा जल्दी कर पाते हैं. किसी भी सर्किट का इंपीडेंस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं तो उसका Z है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है. बाय नोइंग सिंपल मैथमेटिक्स आप किसी भी सर्किट के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आप जान सकते हैं. बट दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड बेटा इंपीडेंस ट्राइंगल. ये असल में इस वाले ट्राइंगल का रिकंस्ट्रक्शन है. अब यहां पे हमने वोल्टेजेस लिखे थे. ठीक है, हमने इसी के प्रोपोर्शनल, क्योंकि करंट तो सब में था, तो इसी के प्रोपोर्शनल में मैंने यहां पे ऑपोजिशंस लिखी. बट दिस ट्राइंगल इज व्हाट वी कॉल एज इंपीडेंस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल से हम इंपीडेंस, ये इनकी रिएक्टेंस वगैरह जो भी है, इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं. न्यूमेरिकल्स के टाइम पे बड़ी आसाइश होती है. और सबसे बड़ी बात, जो cos फाई मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इतने ही से मैं ये नहीं निकाल सकता था, तो cos फाई जब मैंने यहां पे निकाला तो सारा ट्राइंगल डिफाइन हो गया. ठीक है, ये cos फाई जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अपार्ट फ्रॉम tan फाई. आप मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके जब भी फेज निकालने को बोला जाएगा, यू कैन यूज दिस इक्वेशन और यू कैन यूज दिस इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन आपके कौन से पैरामीटर दिए हुए हैं. ठीक है, तो आप बेटा फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं. बट रिमेंबर वन पॉइंट कि आपका जो एलसीआर सर्किट है बेटा, आपका जो बेटा एलसीआर सर्किट है, इसमें जो करंट होगी वो ईएमएफ को लीड भी कर सकती है, लैग कर सकती है, इन फेज रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्सएल एक्सी. और जब भी आपको फेज निकालना होगा बेटा, फेज निकालने के लिए वी यूज दिस इक्वेशन. ठीक है, tan ऑफ फाई, ऐसे मैंने इस पे दिखाया था. ठीक, तो एक तो हो गया ये फेज कि कब ये करेगा, कब ये कौन सा डोमिनेंस यहां पे दिखाएगा. और दूसरी बात ये कि इसके अंदर हमने सीखा कि इसकी जो इंपीडेंस होगी, टोटल सर्किट की जो इंपीडेंस होगी, दैट इज नॉट सिंपली द सम ऑफ ऑपोजिशंस, इट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर. ठीक है, जो मैंने यहां पे एक टर्म यहां पे बताया इंपीडेंस. ठीक, इंपीडेंस का जो रेसिप्रोकल है, इंपीडेंस मींस ऑपोजिशन, इंपीडेंस का जो रेसिप्रोकल है वी कॉल इट एडमिटेंस. नाम से ही पता चलेगा, एडमिटेंस. ये कहता है कितना ऑपोजिशन आएगा, एडमिटेंस मींस कितनी एडमिशन मिलेगी करंट को चलने में. ठीक है, और जो मैंने आपको रिएक्टेंसेस बोले थे, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन जनरल रिएक्टेंस, उसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉल्ड ससेप्टेंस. खैर ये तो नॉमेनक्लेचर है, ये ऐसे भी आपको पता चलेगा. फिलहाल मैंने आपको बेटा एलसीआर सर्किट पढ़ाया. एक जल्दी सा ब्रीफ रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा रेडी रहेंगे. एलसीआर, सीरीज एलसीआर सर्किट मैंने बताया था आपको, हम इनको पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं. सो सीरीज एलसीआर सर्किट है. ठीक है, तो सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर आप देखोगे, मैंने आपको तीनों कंपोनेंट्स दिखाए, उनके अंदर की फेज रिलेशनशिप्स यहीं पे डिपिक्ट किए. करंट का स्ट्रक्चर जानना था तो मैंने यहां पे बताया कि अलग अलग कंपोनेंट्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, लेकिन टोटल वोल्टेज सिंपल सम नहीं बनेगा क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस है. ठीक है, मैंने फेजर डायग्राम बनाया, तो फेजर डायग्राम जो है बेटा, उसमें पता चला कि टोटल ईएमएफ जो है इट इज नॉट सिंपली इक्वल टू EL प्लस ER प्लस EC, इट इज समथिंग दिस रिलेशन. ठीक है, एक और चीज पता चली, tan ऑफ फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन टोटल ईएमएफ एंड द टोटल करंट. ठीक है, और एक और चीज है दैट इज cos फाई. अब मैंने सबसे पहले ये वाली इक्वेशन ली ताकि मैं ईएमएफ टोटल जो है आपके पास वोल्टेज उसका हिसाब लगा सकूं. उसके बाद ये इक्वेशन इस्तेमाल किया, तो इसके लिए मैंने आपको दिखाया बेटा, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करके मैंने आपको दिखाया कि इस सर्किट में टोटल ऑपोजिशन कितनी होगी, इसको हम इंपीडेंस बोलते हैं, ओम्स में मेजर होती है, इंपीडेंस इसके बराबर होती है बेटा. ठीक है, और उसके बाद मैंने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल की, tan फाई वाली इक्वेशन इस्तेमाल की. हर कोई केस डिस्कस किया कि किस टाइम पे आपका क्या बोलते हैं इसको, लीड करेगी करंट या लैग करेगी. जैसे आपने यहां पे देखा, यहां पे करंट लैग कर रही है, इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट बन रहा है, ये यहां पे लैग करेगी करंट, सॉरी लीड करेगी करंट, कैपेसिटिव डोमिनेटेड. इसके बाद बेटा यहां पे ये इन फेज आ रहा है तो रेजिस्टिव सर्किट बन रहा है. तो कंक्लूजन ये है कि करंट जो है
दैट कैन लीड और लैग और कैन बी इन फेज, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और पॉइंट आपको पढ़ाया, वो था बेटा इंपीडेंस ट्राइंगल का, ठीक। तो इस तरीके से मैंने एलसीआर सर्किट का कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखा हुआ है। नाउ यू आर फुल्ली प्रिपेयर टू डील विद एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल जो इसके अंदर आएगी। हाँ, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, बट इट इज नॉट गुड। पहले मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था बीच में, लेकिन मैं इसी टाइम पे फुल्ली उसको डिस्कस नहीं करूंगा, उसके ऊपर मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर भी बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से इसको समझे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा रेडी रहे, ठीक है। तो बाकी अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफिज बेटा।